नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फटाफट से आ जाइए, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और इसमें अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6 और लिखा है ये भगत सिंह जी ने। और चैप्टर का नाम क्या है? एक लेख, ठीक है, और एक पत्र। और एक लेख को हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एक पत्र। लेख क्या था आप सभी को पता होगा अच्छे से, विद्यार्थी और राजनीति, यानी कि क्या विद्यार्थियों को राजनीति में प्रवेश देना चाहिए, यानी कि विद्यार्थी जीवन में ही उन्हें राजनीति का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए या नहीं ग्रहण करना चाहिए। और जो लोग नहीं ग्रहण करते हैं वो हमारे देश के लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही है, क्या नियम बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर भगत सिंह जी ने यह आवश्यक कहा है, अनिवार्य रूप से कहा है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को राजनीति के क्षेत्र में क्या हो रहा है उसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। राजनीति में नहीं जाना है, लेकिन उसके बारे में पता होना चाहिए हमारा देश का संचालन कैसे हो रहा है। तो आज जो पढ़ने वाले हैं, हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 3 में कोशिश करेंगे हम पूरा चैप्टर आज कंप्लीट कर ले, क्योंकि काफ़ी समय हो जाता है। एक एक चैप्टर को 4-4 लेक्चर हो जाते हैं, तो 2 वीक यानी कि 15 दिन में सिर्फ 2 ही चैप्टर हो पाते, क्योंकि 2 ही क्लास होती है इस वजह से। तो आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, कल इसके क्वेश्चन के साथ में इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, और अगले वीक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। एक पत्र पढ़ेंगे, आज लेख हमने पढ़ लिया है, एक पत्र पढ़ेंगे, और यह है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया, सुखदेव को पत्र है, ठीक है। सुखदेव के नाम पत्र। प्रिय भाई, क्या कहते थे भाई उनको? वे भाई कहते थे। आप देखिए क्या हुआ था कि फांसी से पहले जब उनको जेल में रखा गया था, तो फांसी के पहले तीनों को अलग अलग जगह रखा गया था, एक साथ नहीं रखा गया था, एक ही जेल में नहीं रखा गया था, अलग अलग स्थान पर रखा गया था। मैंने आपके पत्रों को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। मैं अनुभव करता हूं कि बदली हुई परिस्थितियों ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है। जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थे, यह आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। इसी प्रकार मैं जेल से जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था, वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती। उदाहरणार्थ मैं व्यक्तित्व प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय एवं मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं है। बहुत सरल भाषा में लिखा है, कोई ऐसी अवधि ब्रज भाषा नहीं है, कोई खड़ी बोली भाषा नहीं है, बहुत सरल हमारी खुद की भाषा जैसी ये हिंदी भाषा में लिखा है, देवनागरी लिपि में लिखा है। तो ज्यादा समझाने का इसमें कुछ नहीं है। जहां मुझे लगेगा कि यहाँ मुझे समझाना चाहिए, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो ये जो पत्र है भगत सिंह जी सुखदेव को लिखते हैं जब दूसरी जेल में होते हैं, तब वे लिखते हैं, क्योंकि जब सुखदेव जिन बातों को पहले जेल में आने के पहले या सजा होने से पहले जिन बातों को उससे नफरत करते थे, अब जेल में आने के बाद में वो बातें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, चाहे उनके साथ कुछ भी हो रहा है। पहले क्या होता था कि उनके साथ अत्याचार होता था, तो अत्याचार के यानी कि किसी ने कुछ कह दिया, सुखदेव थोड़े से क्या आतुर स्वभाव के थे, थोड़े से गर्म स्वभाव के थे, तो उनको कोई भी कुछ कह देता था तो उसका वो डटकर जवाब देते थे। अब जेल में रहकर उनके साथ कितना अत्याचार होता था, उनका शोषण हो रहा था, उनके साथ मतलब मारपीट होती थी, और इस हद तक मारपीट होती थी जो मतलब शायद सहन भी नहीं कर पाते थे, गाली गलौज करते थे। फिर भी अब सुखदेव आदी हो गए थे इस चीज को सहन करते करते, तो अब इन चीजों का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से जो भगत सिंह जी है वो कह रहे हैं कि पहले मैं व्यक्तिगत प्रेम को ज्यादा महत्व देता था, लेकिन अब व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर मैं सामूहिक प्रेम को महत्व देता हूं, यानी कि सामूहिक स्तर पर, यानी कि सभी मेरे लिए सॉरी सभी से मैं प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूं। आगे देखिए बच्चों, बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में अब आपके विचारों में भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुकी है। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं, और सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। हमारी, यहां आ जाएगा हमारी यह बात शहनशाही कुटिया में शाम के समय हुई थी। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता, यानी कि हम किसी के हिंसात्मक कार्य का उत्तर हिंसात्मक तरीके से देते हैं। तो सुखदेव पहले उसको अगर नहीं, देखिए क्या है कि जब हम किसी के हिंसात्मक कोई कार्य किया है, यानी कि किसी ने चांटा मारा है और हम दूसरा गाल लाकर आगे कर देते हैं, तो सुखदेव इस चीज का पहले विरोध करते थे कि ये तो कायर, जो लोग कायर होते हैं वो ऐसा कार्य करते हैं। लेकिन आज सुखदेव को पता है अच्छे से, वो अपनी विचारधारा है, अपनी मनोवृत्ति है, उसको पूरी तरह से परिवर्तित कर चुके हैं कि हम मजाक में ये सारी बातें करते थे, हम चर्चा करते थे, तुम्हारा जो स्वभाव था वो कैसा था, तो भाई मानते हैं, तो भगत सिंह उनको भाई मानते हैं और भाई के तौर पर ये सारी बातें कर रहे हैं।
आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है, परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूं कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में अब यही राय है कि पहले जो आपकी थी, मेरी इस विषय में क्या राय है, जो पहले आपकी थी कि आप इसे घृणित, आप बोलते थे कि कायर है, तो मैं भी यही मानता हूं कि अब मैं ये मानता हूं कि अगर हिंसात्मक कार्य का जवाब अगर हिंसात्मक तरीके से देते हैं तो वही वह कायरता का विरोध है, यानी कि हम कायर नहीं कहलाएंगे। क्योंकि पहले जो भगत सिंह है वो कहते थे, भगत सिंह शुरू में नरम दल में थे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे, इसलिए वे यही सोचते थे, जैसे गांधी जी सोचते थे कि हिंसा ना करो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का मार्ग अपनाओ। तो भगत सिंह भी पहले इन्हीं विचारों के पोषक में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वह गांधीवादी विचारों से आगे मतलब दूर हो गए, 1920 या 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड और चोरी चोरा कांड की जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद में गांधी जी के ऊपर से उनका विश्वास जो था वो हट गया। अब वे गरम दल में आ गए थे, लाला लाजपत राय के सहयोग में आ गए थे, और जो सराहा थे करतार सिंह सराभा, उनके प्रेरणादायी थे और उनकी प्रेरणा से वे आगे बढ़े और क्रांतिकारी विचारों के समर्थक में हो गए। तो अब यहाँ पर वे जब भगत सिंह जिन विचारों का समर्थन करते थे, कुछ देखिए हमारी जो पुरानी विचारधारा होती कहीं ना कहीं अभी तक भी जब हम बड़े हो जाते हैं तब तक भी थोड़ी कहीं ना कहीं हमारे हृदय में अंतर मन में प्रवेश जरूर करी हुई होती है और एक ना एक दिन वो जरूर निकलती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि परिस्थितियां ऐसी आती है कि हमारा जो मन है अपने आप परिवर्तित हो जाता है, और मन परिवर्तन कब होता है? परिस्थितियों के अनुसार। तो जैसे जैसे परिस्थितियां सुखदेव के सामने आई वैसे वैसे उनका मन परिवर्तन होता गया, और जैसे जैसी परिस्थितियां भगत सिंह के समक्ष आई वैसे वैसे उनका भी मन परिवर्तित होता गया। तो उसी परिवर्तन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित होता है? कैसा कार्य भाई? कि अगर हम हिंसा के बदले अगर हम अहिंसा का मार्ग अपना रहे हैं और कायरता दिखा रहे हैं तो वो कैसा है? थोड़ा सा मतलब डरावना सा है। ये लोग हमारे ऊपर आतताई की तरह फिर से हमारे ऊपर वार करेंगे, फिर हम सहन करेंगे, फिर वार करेंगे, तो ये थोड़ा सा भयानक है। परंतु इस विषय पर मैं देखता हूँ कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है कि अब आप ऐसी विचारधारा नहीं रखते हो। अब आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित बल्कि अनिवार्य और आवश्यक अनुभव करते हो। मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी, अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है और यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता है। कि कौन से कार्य को? कि जो कायरता दिखाता है, यानी कि जो आत्महत्या कर लेता है, एक भयानक और घृणित कार्य है। पहले आप जिसका समर्थन करते हो, आज मैं उस बात का समर्थन कर रहा हूं और आपकी विचारधारा बदल चुकी है। आप आत्महत्या का समर्थन करने लग गए हो, तो ये भी गलत बात है कि मैं अब बिल्कुल इसके खिलाफ हो गया हूं कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। और ये क्रांतिकारी और साथ में मनुष्य के लिए भी उचित नहीं है, मनुष्य के लिए भी सही नहीं है। देखिए बच्चों, यहाँ पर तीनों की तस्वीर दी गई है। यहाँ पर कौन सी पंजाबी भाषा में भी उनका नाम लिखा गया है और हिंदी भाषा में भी लिखा गया है। जैसे बीच में यहाँ जो तस्वीर है, यह मूर्ति भी बनाई गई है, ये भगत सिंह की मूर्ति है, शहीद भगत सिंह, और यहाँ पंजाबी भाषा में भी भगत सिंह लिखा गया है। और ये जो मूर्ति है, ये जो इतना इतना हिस्सा है वह है सुखदेव जी का, और ये पंजाबी भाषा में भी लिखे गए हैं। और यहाँ पे शहीद राजगुरु, यानी कि जब इनको फांसी दी गई थी तो बीच में भगत सिंह थे, इस साइड सुखदेव थे और इस तरफ कौन थे? राजगुरु थे। तो ये तीनों की देखिए बहुत ही अच्छी, हम कहेंगे काफी प्रेरणास्पद, प्रेरणादायी, हम क्या कह सकते, नतमस्तक हो सकते इन मूर्तियों की तरफ या इन चित्रों की तरफ, और कुछ नहीं। बस इतना ही कर सकते हैं कि इन्होंने जिन चीजों के लिए, जिस देश के लिए आत्म बलिदान किया है या स्वयं का बलिदान किया है, हम उस देश को सुरक्षित रखने का, उस देश के प्रति ईमानदार रहने का या वफादार रहने का दृढ़ संकल्प जरूर कर सकते हैं, और उसके खिलाफ होने वाली कोई भी गलत कार्रवाई का विरोध करने वाले हो सकते हैं। इतना हम दृढ़ संकल्प जरूर कर सकते हैं। आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। क्या आप कह रहे हो? कौन? यहाँ भगत सिंह सुखदेव को कह रहे हैं कि आप मुझे कह रहे हो कि कष्ट सहन करने से आप देशभक्ति कैसे कर सकते हो? तो कष्ट सहन क्यों करें हम? कष्ट सहन करके भी देशभक्ति हो सकती है, ये विचार थे भगत सिंह के। आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय
ध्येय यानी कि उद्देश्य, सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना, बलिदान करना को हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था। मैं समझता हूं कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की। अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया है उसके लिए कष्ट उठाए। दूसरी बात यह है कि यही वह अवसर है जब आपको सारी जनता का नेतृत्व करना होगा। अब कैसे करना होगा कि भाई जेल में रहकर कैसे नेतृत्व करना है? तो भगत सिंह की ये जो योजना थी कि जेल में रहकर हमें ऐसे कष्ट सहकर जनता को आक्रोशित करना है अंग्रेजों के खिलाफ, जनता के लिए प्रेरणास्पद बनना है, प्रेरणा स्रोत बनना है हमें। तो प्रेरणा स्रोत बनने के लिए हमें कुछ कष्ट भी सहन करने होंगे। ठीक है। मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था कि जब संसद भवन चल रही थी, अंग्रेजों की जो भी बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली वही होती है, कि जब संसद भवन चल रही थी उस समय भगत सिंह ने और राजगुरु ने मिलकर बम फेंका। ठीक है। और बम फेंकने के बाद में वे वहां से दौड़े नहीं, उन्होंने सरेंडर किया। बस उसी के फलस्वरूप वे उसी के बाद से जेल में बंद थे। कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है कि हमने कार्य तो कर दिया, साथ में हमने हॉर्डिंग्स की, जनरल हॉर्डिंग्स थे जो वायसराय थे, उनकी भी हमने हत्या करने की कोशिश की थी। तो कोशिश किए तो उसका फल भोगने के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। हमें ये सोच लेना चाहिए कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है और हमें कष्ट सहन करने पड़ेंगे। क्या आपका यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा यह कार्य उचित होता? नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। अब हम अपने लक्ष्य में पूर्णतया सफल हुए हैं। कौन से लक्ष्य में? भगत सिंह क्या चाहते थे? केवल वे ये नहीं चाहते थे कि हम 3 बंदे या हम कुछ गरम दल के जो नेता थे, नौजवान भारत सभा के जो नेता थे या जो क्रांतिकारी युवक थे, वही मिलकर कार्य करें या केवल उन लोगों से ही हम देश को आजाद करा सकते थे। केवल वो पंजाब का हिस्सा था, लाहौर का हिस्सा था बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं संपूर्ण देश की, जिसको अंग्रेजों ने अपने हाथों में, अपनी जंजीरों में जकड़ रखा था। केवल लाहौर के एक छोटे से हिस्से में 3 लोग मिलके या कुछ क्रांतिकारी 10-12 लोग मिलके केवल देश को आजाद करा सकते थे? नहीं करा सकते थे। उसके लिए उनको क्या करना था कि संपूर्ण जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचना था। अगर वे जनता का ध्यान खींच लेंगे तो वह जो बहुत बड़ा दल है वह अपने लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो भगत सिंह जी ने यही कार्य किया। उन्होंने जो भूख हड़ताल करी थी उसका उद्देश्य भी यही था कि अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए हमें जीत और मेहनत भी करनी पड़ती है और अपने आत्म बलिदान करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। साथ में उन्होंने अंग्रेजों का जो अत्याचार सहन किया उसके बदले भी यही प्रेरणा दी है। उन्होंने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया है कि चाहे कितना भी कष्ट सहन कर लो, लेकिन देश के लिए आपका जो तन मन, आपकी बोटी का एक एक कण भी है, देश के लिए न्यौछावर करना है। तो ये सारे मैसेज कन्वे हुए हैं कहां पर? जनता को। और उसके बाद जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई थी, उसके बाद जब जनता आक्रोशित हुई थी, उसके बाद तो जो स्वतंत्रता आंदोलन है और ज्यादा सशक्त हो गया था और ज्यादा मजबूत हो गया था और 1947 में एंड में अंग्रेजों को यहाँ से जाना ही पड़ा था। तो ये सशक्तिकरण इन बलिदानों के आधार पर ही दी जा सकती है। तो यहाँ भगत सिंह जी है जो सुखदेव को बता रहे हैं कि हमने जो कार्य किया था, हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ है। अब हम फांसी पर चढ़ने जा रहे हैं तो उसका डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। लेकिन सुखदेव जी थोड़ा सा भयभीत हो रहे थे। बंदी होने के समय हमारी संस्था की राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। बिल्कुल कैसी दयनीय थी? उनको खाना ढंग से नहीं मिलता था, उनको जो भी अधिकार थे जेल में रहते हुए जो अधिकार मिलने थे वो नहीं होते थे। साथ में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उनको पानी सही ढंग से नहीं दिया जाता, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता था, या फिर कोई पत्र पत्रिकाएं पढ़नी थी उनकी व्यवस्था नहीं थी। तो बहुत सारी चीजों की मांग भगत सिंह ने करी थी। तो दयनीय थी उनकी संस्था की राजनीतिक बंदियों की दशा, अत्यंत दयनीय थी। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूं कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे, कि मुझे विश्वास था कि ज्यादा समय नहीं रखेंगे, ये बहुत जल्द हमें फांसी दे देंगे, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है वो जेल के बाहर भी ऐसा ही था और जेल के अंदर आके तो और ज्यादा मजबूत हो गया था। ठीक है। तो अंग्रेज सरकारों को भी पता था कि जेल के बाहर ये जो आंदोलन कर रहे थे उससे ज्यादा मजबूती से ये जेल में रहकर आंदोलन कर रहे हैं, और जेल के बाहर रहकर जो आंदोलन किया था उसका प्रभाव और जेल के अंदर रहते हुए जो आंदोलन कर रहे हैं उसका प्रभाव में बहुत फर्क था, उसका प्रभाव अधिक था। मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का न तो ज्ञान ही था, न हमें यह विचार सूझता ही था। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपको यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं,
प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना, कदापि आत्महत्या नहीं की जा सकती। हमारे मित्र श्री यतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु तो स्मरणीय है, क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? अब कौन सी भाई? यतीन्द्र दास कौन थे भाई? दास बाबू बोलते थे जिनको, कौन थे वो? जब इन्होंने भूख हड़ताल करी थी, उपवास किया था, यानी कि जब उन्होंने ये सारी मांगों के लिए भूख हड़ताल करी थी, उस दौरान यतीन्द्र दास जो थे वो भूख को सहन नहीं कर पाए थे। और ये जो कृत्रिम तरीके से भोजन दिया जा रहा था वो कैसे था? या तो उनको कभी कभी पानी की जगह दूध दिया जाता था और वो दूध नहीं पीते थे, मतलब उनको किसी तरह से मतलब वश में करने के लिए कि अब इतने सारे लोग थे, बहुत सारे क्रांतिकारी थे, सभी ने मिलकर भूख हड़ताल करी थी। सबसे पहले तो भगत सिंह ने करी, लेकिन समर्थन देने के लिए सभी इकट्ठे हो गए थे। तो धीरे धीरे बहुत बड़ा मतलब जेल में जितने लोग थे वे सभी भूख हड़ताल करने लग गए अपने अधिकारों के लिए। तो हुआ यूं था कि कुछ लोग तो देखिए किसी में इम्यूनिटी अच्छी होती है तो सहन कर रहा था, किसी में दृढ़ संकल्प था तो सहन कर रहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो सहन नहीं कर पा रहे थे, तो अंग्रेज उनका गलत फायदा उठा रहे थे। इस बीच में कुछ थे जिन्होंने भूख हड़ताल तोड़ दी थी, लेकिन कुछ जो बड़ा संघ था उन्होंने नहीं तोड़ी थी। यतीन्द्र नाथ दास जो थे उन्होंने भूख हड़ताल नहीं तोड़ी थी, लेकिन वे भूख को ज्यादा सहन नहीं कर पाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती थी और अंत में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन फिर भी मृत्यु हो गई, उनको वो ग्लूकोज दिया जा रहा था, लेकिन ग्लूकोज भी उन्होंने नहीं लिया। उनको पानी पिलाया जा रहा था कि कैसे भी उनके मुंह में किसी तरह से इंजेक्शन के द्वारा कैसे भी उनको खाना पहुंचाया जाए, जूस पहुंचाया जाए, लेकिन उनको मेडिसिन पहुंचाई जाए, लेकिन वो नहीं ले रहे थे। इस कारण से एंड में वो मर गए थे, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भगत सिंह कह रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं है, इसको हम आत्महत्या नहीं कहेंगे। आत्महत्या तो कहेंगे कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं देश के लिए और फिर मर रहे, तो वो आत्महत्या है। हम सहन नहीं कर पा रहे हैं और सहन ना करते करते मर गए तो आत्महत्या। जैसे यतीन्द्र नाथ दास जी ने सहन नहीं किया तो वो गुजर गए, तो वो आत्महत्या नहीं है। उन्होंने अंत तक लड़ा, अंत तक भूख से लड़ते रहे, फिर वो गुजरे, तो उसको आत्महत्या नहीं कहेंगे। हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ यानी कि उन्होंने कष्ट सहन करा और जो भी बंदियों को अधिकार मिलने चाहिए वो सारे अधिकार माने, सरकार को झुकना पड़ा बंदियों के सामने, तो इसका मतलब फलीभूत हुआ। समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब यह सजा सुनाई जाएगी और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। यह मृत्यु भी सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है भाई। अगर आप कष्ट नहीं सहन करना चाह रहे हो, यानी कि जो अंग्रेज सरकार है वो रिमांड पर लेती थी, चाबुकों से मारती थी, मतलब इतनी तेज पिटाई करने के बाद में बर्फ की ठंडी सिल्ली पर लेटाती थी, नमक लगा देती थी घाव पर, उसके बाद फिर बर्फ की सिल्ली के ऊपर उनकी पिटाई की जाती थी। उनको जोर जोर से मारा जाता था, कोड़ों से मारा जाता था, बेल्ट से मारा जाता, लकड़ियों से मारा जाता था, पता नहीं क्या क्या किया जाता था, उल्टा लटकाया जाता था। ऐसा दर्द न सहन करने के लिए आप अगर मृत्यु को अपना रहे हो, मृत्यु को गले लगा रहे हो, तो फिर वो कायरता है। आप दुखों को सहन करो, लेकिन सहन करते 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 अगर आप मृत्यु को प्राप्त हो गए हो तो वो कायरता नहीं है, वो आत्महत्या नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियों व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती है। जो देखिए, ये बहुत अच्छी बात बताई है, ये लाइन बहुत ही अच्छी प्रेरणादायी है कि जो कष्ट होते हैं ना बच्चों, वो हमें संपूर्ण बनाते हैं। कष्टों से क्या, जो भी कष्ट आते हैं या संघर्ष आते हैं, रुकावटें आती है हमारे जीवन में, हम उनको पार करते हैं। कैसे भी पार करते हैं, कुछ सहन करते हैं, कुछ रोते हैं, थोड़ा सहन करते हैं, दुखी होते हैं, फिर उसको जैसे तैसे करके पार कर लेते हैं। वो समय निकल जाता है, लेकिन उससे हमको हिम्मत मिलती है और हिम्मत मिलने के साथ में हमको सीखते हैं, तो वो हमारे जीवन को पूर्ण बनाती है। ठीक है, पूर्ण बनाने वाली होती है। मैं और आप, बल्कि मैं कहूंगा हम में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया, मतलब इतना कष्ट, थोड़ा सा भी कष्ट सहन नहीं किया हमने। कष्ट तो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। हम ये सोचे कि हम ये कष्ट तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ा सहन कर लेंगे। अगर हमारे मन के अंदर हम ये धारणा रख ले तो ये जो दुख है, ये जो कष्ट है, कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है।
आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई देती। हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियों का बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते हैं। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं कि हम रूसी साहित्य पढ़ते हैं और उस साहित्य में लिखा हुआ है कि रूस के जारशाही जो शासन था, उस शासन ने जनता के ऊपर कितना अत्याचार करा था, किस किस तरह का अत्याचार करे था। उस अत्याचार को हम प्रशंसा के तौर पर देखते हैं कि देखिए उन लोगों ने कितना सहन किया, हम उनकी तारीफ करते हैं। तो फिर हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं? हमें भी तो सहन करना चाहिए। उनके कष्टों की तरह देखें तो हमारे कोई कष्ट हुए ही नहीं है, परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते। कहूंगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र और साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। उनका साहित्य क्यों ऊंचा हुआ है? रूसी साहित्य क्यों ऊंचा हुआ है? क्योंकि उनकी कहानियों में सहृदयता है, दर्द की गहरी टीस है, उनका चरित्र चित्रण हुआ है। साहित्य में ऊंचाई आ गई है। कैसे आ गई है? साहित्य में ऊंचाई आ गई है। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है। बहुत भी हम दयालु के पात्र हो जाते हैं और हंसने योग्य हो जाते हैं, मजाकिया हो जाते हैं, जब हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं। हमारे जीवन में हम बिना कारण ही हम सोचते हैं हमारा जीवन क्या है गूढ़ता हम सोचने लग जाते हैं। हमारा जीवन में कोई राज है, क्या होना चाहिए, क्या होगा, बिना सोचे हम ईश्वर के हवाले कर दे अगर जीवन को, तो ये रहस्य खत्म हो जाएगा और इससे हम भी थोड़े से खुले खुले हो जाएंगे। यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता है। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं और दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तत्पर का मतलब क्या होता है? तैयार या रहना चाहिए। हमारे जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, दीनबंधु, अरविंद घोष, पता नहीं कौन कौन थे, बटुकेश्वर दत्त, पता नहीं कौन कौन से, बहुत लोग थे। उन सभी लोगों के लिए कह रहे हैं कि हमारे जैसे लोगों को तो हमेशा, क्योंकि हम क्रांतिकारी हैं और हमें तो हमेशा कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें कष्ट से दूर भागना नहीं चाहिए। जिनको हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, किसके लिए? अब अंग्रेजों का कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही तो हम क्रांतिकारी है और हम कहते हैं कि आओ हम तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार है। तो उनका कष्ट सहन करने के लिए तो हमें उनके दिए गए अत्याचार सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि जेलों में और भी, केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मैंने इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है और जेलें ही ऐसे विषयों का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना। अब देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको अगर अत्याचार देखना है या सहन, कष्ट कैसे सहन किया जाता है, अगर उसका साक्षात रूप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखना है तो सबसे अच्छा स्थान है जेल। जेल में रहकर आप इसका स्वाध्याय कर सकते हो। आपको किसी साहित्य की, किसी किताब की आवश्यकता नहीं है। आप वहां रहकर और आप उन लोगों का साथ में स्वयं का और अपने साथियों का या जो भी बंदी है उनके साथ हो रहे अत्याचार को देखकर आप अपना स्वाध्याय कर सकते हो, उससे प्रेरणा ले सकते हो। आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का बंदी गृह में विपत्तियां सहन करना ही जारशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांतिकारी लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। देखिए क्या कारण था भाई? जारशाही। कहाँ गया भाई जारशाही? जारशाही का जो तख्ता पलट हुआ था रूसी क्रांति 1917 के समय में, वो क्यों हुआ था? क्योंकि जेलों में क्या हुआ था भाई? तो राजनीतिक बंदियों का बंदी गृह में विपत्तियां सहन करना, इतना कष्ट दिया जा रहा था उनके साथ, इतना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। उस अमानवीय व्यवहार को वे सहन कर करके इतने पक्के हो चुके थे कि अब एक बार ऐसा हुआ कि मतलब सहन नहीं हुआ तो उन्होंने सीधा विद्रोह कर दिया। बंदियों ने भी विद्रोह कर दिया, जनता ने भी विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह के कारण जारशाही का तख्ता पलट हो गया और वहां पर
जो जरथरुश था, ये जारशाही जो था, उसका तख्ता पलट हो गया और उसकी जो गद्दी थी वो हट गई। सब उसको सबने घेर करके उसका जो बंगला था, महल था, उस पर भी आक्रमण कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया, उसको जला दिया था। ठीक है, और फिर वहां पर रूसी क्रांति के फलस्वरूप रूस स्वतंत्र हो गया था। तो ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि जनता के ऊपर अमानवीय अत्याचार किए जा रहे थे, सहन कर रहे थे, लेकिन एक सीमा तक। तो सहन करने की जो क्षमता है वो रूसी क्रांति यानी कि रूस के लोगों में ज्यादा थी पहले। क्या भारत को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो इस विषय से पूर्णतया परिचित हो, इस समस्या का निजी अनुभव रखते हो? केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेना या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता है। अब हम यूं कहें कि भारत में क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो रूस के लोगों की तरह अत्याचार को सहन कर सके, और सहन करते करते भले बंदियों के साथ आप अमानवीय व्यवहार कर रहे हो, लेकिन बाहर की जो जनता है उसे तो पता है कि वहां अंदर क्या हो रहा है, और उसके फलस्वरूप उस जनता में आक्रोश जग रहा है, और आक्रोश के फलस्वरूप क्रांति में चिंगारी बढ़ रही है, और क्रांति का जो जोश है वो बढ़ता जा रहा है, क्रांतिकारी बढ़ते जा रहे हैं, लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं, एकजुट होते जा रहे हैं, जातिगत भावना को छोड़ चुके हैं, और अब केवल और केवल भारतीय बनकर और अंग्रेजों का डटकर सामना कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? तो यहां पर कह रहे हैं कि केवल ये सोच लेना कि भाई इसके लिए क्रांतिकारी है ना, हर कोई मनुष्य यूं सोचेगा कि भाई इसके लिए क्रांतिकारी लोग हैं, वो काम करते हैं। क्रांति का काम करना किसी और का काम है, वो करेंगे, अपना काम नहीं है। हर कोई मनुष्य ये सोच के अगर घर बैठ जाएगा तो फिर कौन आगे बढ़ेगा, कौन करेगा, कौन शुरुआत करेगा और कौन अंत करेगा? फिर कौन लोग जो है इकट्ठे होकर जाएंगे और कौन लोग विद्रोह करेंगे और कौन लोग अंग्रेजों को भगाएंगे? फिर सभी लोग ऐसा सोचने लग जाएंगे कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर दल तो है नहीं, कोई पर्टिकुलर संस्था तो है नहीं जो वहां जाएगी और विद्रोह करेगी और अंग्रेज भाग जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। हमको मिलकर सभी को एकजुट होकर ही तो कार्य करना पड़ेगा। ऐसा भगत सिंह जी सुखदेव जी को पत्र में लिख रहे हैं। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने को अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। कि जो भी व्यवस्था है उसके विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें। विधियां कौन है? मतलब कानून। विधियां क्या है? कानून। कि जो भी कानून अंग्रेज सरकार बना रही है उनका उल्लंघन करे। उनके अंदर उल्लंघन का मतलब क्या करें? उनको या तो निरस्त कराने का कार्य करे या उसमें इंटरफेयर करे, उल्लंघन करे, यानी कि उसको रद्द करवाने की कोशिश करे। परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए। औचित्य यानी कि उनका उचित उद्देश्य क्या है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। क्योंकि उन्हें, इस पूरे सेंटेंस का मतलब यह है कि आप किसी भी विधि का यानी कि किसी भी कानून का विरोध कर रहे हो या उसमें उल्लंघन कर रहे हो, उसमें हस्तक्षेप कर रहे हो या उसका विरोध कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वो कानून है क्या, उस कानून का भारत पर या हमारे देश पर कितना अच्छा असर पड़ेगा, कितना गलत असर पड़ेगा। अगर गलत असर कम पड़ रहा है और अच्छा असर ज्यादा पड़ रहा है तो आप विरोध को रोक लीजिए, और साथ में जो कानून आ रहा है उसके संशोधन की मांग करिए कि इसमें यह संशोधन होना चाहिए। और अगर पूर्ण रूप से भारत विरोधी है तो फिर उसका विरोध करना चाहिए। तो औचित्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं उन सबसे पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूँ। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख है या नासमझ, या आपके इस व्यवहार को, जिसे वे स्वयं कहते हैं कि हमें किंचित भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उनसे ऊंचे हैं और उनकी समझ से बहुत परे है, अनोखा और अद्भुत समझते हैं। वास्तव में यदि आप ये अनुभव करते हैं कि बंदी गृह का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है। कौन? आप कौन है भाई? सुखदेव जी। सुखदेव को वह कह रहे हैं, कौन? भगत सिंह जी कह रहे हैं, भाई मानकर कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हो कि बंदी गृह जो में हम रह रहे हैं और बंदी गृह में हमारा जो जीवन व्यतीत हो रहा है, साथ में हमारे साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, वो कैसा है? अपमानजनक है। नहीं, अपमानजनक नहीं है। हम अभी अपमान सहन कर रहे हैं। हमारे साथ जो कार्य हो रहा है, जो भी प्रतिक्रिया हो रही है, उसका सीधा असर हमारी जनता पर होगा, और जनता पर होगा इसका मतलब इसका पूरा असर होगा कि वे आक्रोशित हो जाएगी और विद्रोह के लिए तैयार रहेगी। तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? अगर आपके साथ कोई अपमानपूर्ण व्यवहार हो रहा है तो आप उसका विरोध करो, विरोध करके उसका सुधारो, मांग करो कि मुझे इसमें सुधार चाहिए, ठीक है। संभवतया आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता,
परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ लेकर असाधारण निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। यह वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते रहे हैं जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते थे। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनूंगा? कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्यों और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी? अब देखिए, बहुत ही इस पूरे पैराग्राफ में जो बात कही गई है भगत सिंह ने, मात्र 23 वर्ष की अवस्था में वो ऐसी बात कर रहे हैं, जेल में रहकर पत्र लिख रहे हैं, इतने ऊंचे विचारों को लिख रहे हैं। आप विचार देखिए, आप भाषा देखिए, किस तरह की उनकी लिखने की कला थी। ये देखिए, 23 वर्ष, मात्र 23 वर्ष कोई बहुत बड़ी अवस्था नहीं होती है। इस एज में तो आज का बच्चा पढ़ाई ही कर रहा होता है, सिर्फ पढ़ रहा होता है। उसने देश के लिए, घर के बारे में इतना कुछ सोच रहा ही नहीं होता है, क्योंकि इस एज में उसको जॉब मिलती ही नहीं है। वो तो सिर्फ अभी अपनी पढ़ाई की जो जर्नी है वो पूरी कर रहा होता है। उस समय में भगत सिंह ये कह रहे हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम उन लोगों से सुनते रहे जो जेल से बाहर है, और वे सोच रहे हैं कि हम ये यहाँ से आ जाता है। परंतु ये तर्क तो जिसकी आड़ में साधारण निर्बल लोग कहते हैं, कि जो साधारण लोग हैं, जो कायर लोग हैं, जो निर्बल लोग हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जेल के नियम अलग हैं, हम जेल के नियमों को नहीं बदल सकते, है ना, हमारे साथ अपमान हो रहा है। लेकिन वह व्यक्ति निर्बल है जो अपमान के विरुद्ध लड़ नहीं रहा है। आपके साथ अपमान हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन आपको उसके साथ लड़ना होगा, आपको उसके साथ डटकर सामना करना होगा। तो यह भगत सिंह जी भी यही कह रहे हैं सुखदेव को कि अगर सुखदेव अपमान के सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए उस घृणित कार्य को करना चाह रहे हैं, तो मेरा ये विचार है कि आत्महत्या न करके वे उन अपमानजनक तत्वों के साथ क्रांति करें, या उसके साथ विरोध करें, या उसको नकारने की कोशिश करें, उनके साथ लड़ने की कोशिश करें, या अपने सम्मान की मांग करें कि मुझे सम्मानित जीवन जीना है। तो ये तो एक क्रांतिकारी का उद्देश्य हो सकता है, उसके कार्य हो सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि नहीं हो सकता है, ये अलग धारणा हो जाएगी। ठीक है, क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाले कि हमने इस काम के प्रारंभ करने में नितांत भूल की है, या फिर हम ये सोचे कि हमने जो क्रांति का आंदोलन या क्रांति का बिगुल बजाया है, हमने जो क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ा है, या हमने सरेंडर किया है, हमने स्वयं को अंग्रेजों के हवाले किया, ये गलत कार्य करा है, या हम ये सोचे नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति की भीतरी निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है। आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदी गृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय भी उसके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? क्या आप ये कह रहे हो कि जेल के जो विचार है वो हमारे अनुकूल नहीं है? तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि जेल के बाहर जो हमारे साथ जो हो रहा था, या जेल के बाहर के जो विचार थे वो हमारे अनुकूल थे या हमारे अनुसार थे? जेल के बाहर हमारी जनता के साथ जो व्यवहार हो रहा है, या हमारे देश के साथ जो भी हो रहा है अंग्रेजों के द्वारा, वह हमारे अनुकूल है या हमारे विचारों के अनुकूल है? देखिए, न तो जेल के बाहर अनुकूल स्थिति है, न जेल के अंदर अनुकूल स्थिति है, लेकिन हमें यह देखना है कि किस स्थान पर रहकर हम अच्छा कार्य कर सकते हैं, किस स्थान पर रहकर हम हमारी जो देश की जनता है उसको ज्यादा मैसेज कर सकते हैं, या ज्यादा प्रेरणा दे सकते हैं, या ज्यादा आक्रोशित कर सकते हैं, वह स्थान हमारे लिए उपयुक्त है। तो भगत सिंह जी ने जेल को सही स्थान माना है कि जेल में रहकर जो कार्य कर सकते वो जेल से बाहर रहकर नहीं कर सकते। फिर भी सफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते हैं? क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता? यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं। यदि ये ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। मैं तो यह कहूंगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। यानी कि साम्यवाद का मतलब होता है जो वर्ग संघर्ष की भावना थी उसको जन्म देने वाला। हम कह रहे हैं कि साम्यवाद शब्द का जो जन्म हुआ है वो मार्क्सवाद के नाम से नहीं हुआ है, उसने लिख दिया बस, इसलिए हम कहते हैं कि मार्क्स साम्यवाद का जनक कौन है? भाई मार्क्सवाद है। लेकिन इससे पहले भी दुनिया में कई पीढ़ियों से
वर्ग संघर्ष की भावना होती आई है, साथ में विद्रोह की भावना भी हुई है। जहां पर भी जनता आक्रोशित हुई है वहां पर विरोध प्रकट हुआ और विरोध के बाद में सत्ता का तख्ता पलट हुआ है, हर जगह हुआ है। तो भगत सिंह जी कह रहे हैं कि आप ये सोच रहे हो कि हमारे कारण ही क्रांति हुई है, तो ये गलत है। हमारे पहले भी क्रांति हुई थी और हमारे बाद भी क्रांति होगी। हम तो सिर्फ समय की उपलब्धता है, समय की उपज है। हमारे समय में हमें आगे बढ़ना था इसलिए हम आगे बढ़े हैं, किसी और समय में कोई किसी और को आगे बढ़ना था इसलिए उन्होंने कार्य किया है। तो समय रहते उन्होंने कई कार्य किए, क्योंकि भगत सिंह जानते थे, अपने जो प्रेरणा स्रोत थे करतार सिंह सराभा उनको जानते थे, साथ में वीर सावरकर के बारे में पता था या खुदीराम बोस के बारे में पता था, और भी कई जैसे लाला लाजपत राय या मांडले जेल में बंद थे लोकमान्य तिलक, जो बहुत सारे क्रांतिकारी थे उनके बारे में उन्होंने पढ़ा था, जाना था कि क्रांति केवल हमने नहीं की है, आने वाली जनता भी करेगी और जो गई जनता है उन्होंने भी की है। फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं होता? यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। मैं तो यह कहूंगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं, मैंने और आपने भी इस देश को समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय और परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है कि समय और परिस्थिति जैसी आएगी, जैसा आपके ऊपर दबाव आएगा वैसा आपके विचार अपने आप बदल जाएंगे, वैसा आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी, वैसा आप कार्य करने लग जाएंगे। जैसे घर की ही एक बात बताते हैं, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, दो भाइयों में जब भेदभाव होने लग जाएगा या अत्याचार होने लग जाएगा तो दोनों भाई अत्याचार के विरुद्ध कुछ न कुछ प्रतिक्रिया तो करेंगे। फलस्वरूप हमने भी ऐसी प्रतिक्रिया करी है, अत्याचार हो रहा था, हमारी आंखों के सामने हो रहा था, इसलिए हमने प्रतिक्रिया करी, हमने क्रांति करी। वैसे ही जिन पीढ़ियों के साथ में जो कार्य होते जाएंगे वो प्रतिक्रिया करते जाएंगे। निसंदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किए हैं। क्या हमने छोटे छोटे कार्य, भगत सिंह जी अपने कार्यों को छोटा और तुच्छ मान रहे, देखिए बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमने इस प्रकार एक कठिन कार्य को हाथ में लिया है तो हमें उसे जारी रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरन यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहे। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना यानी अनेक प्रकार से हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था कि हमें चाहे हमारे साथ अत्याचार हो रहा है तो उसका विरोध करना है, हमें विरोध करके नए कानूनों का भी निर्माण करना है साथ में, तो हमें उन अत्याचार से नहीं घबराना है। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वे भी हमको छोड़ गए। क्या ये परिस्थितियां असीम परीक्षा युक्त न थी कि जो हमारे साथ थे वे भी हमको छोड़कर चले गए हैं? तो ये क्या परिस्थितियां असीम नहीं थी? फिर अपने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और क्या तर्क था? क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता है? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेलों से दंड भोग कर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं? यदि वाकनूनीन के अनुसार ने आपके समान सोच विचार किया होता तो यह प्रारंभ से ही आत्महत्या कर लेता। आगे देखिए, आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान है। बिल्कुल, क्योंकि रूस की क्रांति 1917 में हुई थी और 1917 के बाद में जो रूसी क्रांति के बाद जो भी क्रांतिकारी थे वो अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हुए थे और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया। देखिए, मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़ता पूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता है? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेलों से दंड भोग कर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं? बहुत सारे उदाहरण थे ऐसे। चंद्रशेखर आजाद भी कई बार जेल गए थे और कई बार वापस लौटे थे। यदि वाकनूनीन ने आपके समान सोच विचार किया होता, ये थोड़ा सा मुझे लगता है रिपीट हो गया है। हाँ, ये बच्चों थोड़ा रिपीट हो गया, मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ। क्या आपको याद है जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र और प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए?
तो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था। इस विचार से ही घृणा करते थे। आपको इस पर विश्वास नहीं था कि फिर अब क्या हुआ? यहाँ तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियां भी नहीं है। मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में भी घृणा होती है। आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपने अपनी बंदी बनाए जाने के समय से ही इन विचारों के अनुकूल कार्य किया होता, यानी कि आपने विष खाकर उस समय आत्महत्या कर ली होती, आप ये कह रहे हैं, तो आपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए हानिकारक है। आगे देखिए, एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड एवं पारितोषिक अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं रखते। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया था, तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। आगे देखिए, उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूं। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूं, और उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी। परंतु मैंने उत्तर दिया कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। हम तो जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता को अधिक से अधिक संभव सेवा देना चाहते हैं, विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है। किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, बल्कि उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। यही बात है कि इस समय आपसे कहना चाहता हूं। आशा है आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है कि मुझे पता है कि मुझे मृत्युदंड सुनाया जाएगा। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई तो पूर्णतः सबके लिए होगी, वरना वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। क्योंकि अगर मुझे क्षमा मिली तो मैं सभी को लेकर क्षमा में शामिल होऊंगा, सभी की क्षमा मांगूंगा, मतलब सभी के लिए क्षमा की मांग करूंगा कि सभी को छोड़ा जाए, या फिर कुछ ऐसी सजा दी जाए जिससे सभी समान हो। मैं अकेले क्षमा का पात्र नहीं बनूंगा। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है न वह होगी। इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में हो और विश्वव्यापी हो। उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। अब भगत सिंह जी यहाँ कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई समझौता हो रहा है हमारे कारण, उनको लग रहा था कि यहाँ बाहर गांधी जी कुछ कर रहे हैं या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो भी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय इतने क्रियात्मक में नहीं आए थे, लेकिन गांधी जी आए थे, तो उनको लग रहा था कि गांधी जी और इनके बीच में जो समझौता हो, क्या पता कुछ हो जाए। गांधी इरविन समझौता हुआ था, काफी समझौते हुए थे, लेकिन उनको लग रहा था, तो वो भगत सिंह कह रहे थे कि हम बीच में ना आए, रुकावट न बने। अगर उनको लगता है कि हमारी फांसी के बाद भी समझौता हो सकता है, भारत आजाद हो सकता है, तो ये भी होना चाहिए, न बने। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्यों को पूर्णतया भुला देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही है भगत सिंह जी ने। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतया अवगत है, इसलिए हम नहीं मान सकते हैं कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव नहीं है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने के लिए। क्रांति क्या है कि लगातार हमें चालू रखना है, हमारा जो आंदोलन है वो चालू रखना है। केवल ये विचारधारा नहीं है कि हमने क्रांति करी है तो देश आजादी होना चाहिए, ऐसी हमारे मन के अंदर विचारधारा नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे माध्यम से भी देश का कोई हित हो सके। प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने से, बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। जहां तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और समाधान का स्वागत कर सकता हूं जब उसका प्रभाव स्थायी हो और देश के लोगों के हृदय में हमारी फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए। बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं।
तो ये देखिए विचारधारा थी भगत सिंह जी की, जो उन्होंने सुखदेव को पत्र लिखकर बताई थी, क्योंकि सुखदेव ने उनको पत्र लिखकर बताया था कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, कि अगर हमारी बम फैक्ट्री में विष रखा जाता था, मैं उस समय ही विष ले लेता तो शायद सही रहता, क्योंकि मैं इनके आतताइयों की अत्याचार है वो सहन नहीं कर पा रहा हूं। तो उस उपलक्ष्य में, उस आत्महत्या से प्रेरणादायी उस पत्र के उपलक्ष्य में यहाँ भगत सिंह जी ने सुखदेव जी को पत्र लिखकर बताया कि आप जो सोच रहे हो गलत है। उन्होंने पूरा वर्णन बता दिया है, रूसी क्रांति के बारे में बता दिया है, या जो भी विचारधारा थी, जो भी विचार थे, क्रांतिकारी क्या है, वो क्या उद्देश्य से क्रांति कर रहे हैं, ये सारी विचारधारा उन्होंने यहाँ बता दी थी। तो हमें भी काफी प्रेरणा मिली है। बच्चों, समय की पाबंदी के कारण हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, आपको अच्छे से पता है। तो आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, यानी कि कल इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।